वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से सर ने शुरू किया था। देखिए, अब रोटेशन का जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया था पहले हम लोग जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, और अब उन टर्म्स को यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे हैं जो करने, मतलब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पूरी की पूरी मैकेनिक्स का यूज़ हो जाता है यहाँ पे, आप ये समझ लीजिए। तो शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर v ओमेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, पढ़ी थी आपने? ये वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? v और ये ओमेगा। अगर रेडियस r है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v और ये ओमेगा। ये बताया है ना इस तरीके से वेलोसिटी निकालना। क्यों बच्चों, बताओ मुझे, ये वेलोसिटी निकालना इस तरीके से बताया है ना? अरे श्योर नहीं बताया मैंने? बेटा रिप्लाई जल्दी करो तो मेरे लिए आसान हो जाए तुम लोगों को। देख लो फिर, छोटी सी बात है, इनफैक्ट है छोटी सी बात, लेकिन हाँ पता होना जरूरी है। चलो, यहाँ पर देखो, कोई नहीं बेटा, देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से एक रिंग दे रखा है, ठीक है बच्चों, एक रिंग दे रखा है, और आपसे 4 पॉइंट्स की वेलोसिटी पूछता है। ये 1, ये 2, ये पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4। इन 4 पॉइंट्स की वेलोसिटी पूछता है, ठीक है। जब भी इस तरीके से सिचुएशन हो जिसमें बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा हो, बॉडी बेटा ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा हो, देखिए उस केस में क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, जैसे आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास v होगी। ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पर भी v होगा, ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पर भी v होगा, और ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पर भी v होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन की वजह से सभी पॉइंट्स को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। ट्रांसलेशन की वजह से सभी पॉइंट्स को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब रोटेशन की वजह से देखना बेटा, रोटेशन की वजह से एक रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, v = r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यही चीज़ देखो जरा बच्चों, ध्यान देना, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। यहाँ देखो, ये इस तरीके से ये आ रहा है और ये घूम रहा है, देखो ये जो रिंग है इस तरीके से घूम रही है, तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से इधर होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, r ओमेगा। जस्ट टेल मी, क्या ये बात समझ आती है कि जो मैंने डायरेक्शन बताई है r ओमेगा की, वो क्लियर होती है अपर वाले पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे? बेटा देख लो, मुझे रिप्लाई करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ जो मैंने बोला है या जो मैंने लिखा है वो तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद देखिए, ये हो गया r ओमेगा। उसी तरीके से यहां पर r ओमेगा इधर आएगा, r ओमेगा इधर आएगा, और r ओमेगा इधर आएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? ये मैंने जो r ओमेगा लिखा है, क्या ये समझ आ रहा है? भाई सिंपल सी बात है, जैसे ये है r और ये यहाँ से ओमेगा से घुमा रहे हो, तो ये देखो, खुद देखो ना बेटा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो वेलोसिटी इस पॉइंट के पास कहाँ होगी, r ओमेगा की वेलोसिटी इधर होगी। जब ये इधर पहुँचेगा और ये जब घूमेगा तो नीचे की तरफ r ओमेगा, जब ये इधर पहुँचेगा तो पीछे की तरफ r ओमेगा। तो r ओमेगा की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से लिखते हैं,
अभी सबको समझ आ गया भाई? हर्ष हुड्डा तुम्हें भी समझ आ गया? अब देखिए ये होता है तुम्हारा हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और क्या कहते हैं तुम्हारा इस तरीके से। और हमें अगर नेट वेलोसिटी चाहिए होगा ना तो यहां पर वेलोसिटी हम लिखेंगे v प्लस आर ओमेगा। यहां पर वेलोसिटी इधर आएगा रिजल्टेंट रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। इधर आएगा v माइनस आर ओमेगा, बेटा आर ओमेगा पीछे है ना। और इधर वेलोसिटी एग्जैक्टली ये वाली आएगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। डायरेक्शन ये होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आप देखो, सुनते रहना बच्चों मेरी बात। अब ये अगर मैं इसको कह दूं कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड है, और उसके ऊपर ये बॉडी क्या कर रही है इस तरीके से मूव कर रही है, ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से मूव कर रही है। मैंने ये ग्राउंड बना दिया ये, और ये बॉडी उसके ऊपर इस तरीके से मूव कर रही है। तो यहां पर एक टर्म होता है बच्चों, देयर इज अ टर्म एंड दैट टर्म इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। द टर्म इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए बस मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, जो व्हील होता है ना मोटर बाइक या स्कूटी का व्हील, जब वो ग्राउंड पे मोशन करता है तो उस समय जो व्हील का मोशन होता है उसी को हम लोग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहते हैं। आई होप जिस मोशन की मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ रहे हो। जैसे कोई भी मोटर बाइक है या स्कूटी है, कोई भी बच्चे, ठीक है, कोई भी मोटर बाइक है या स्कूटी है, और जब ये ग्राउंड पे मूव करता है, जैसे ये एक टायर है, और जब ये मूव करेगा तो इस तरीके से मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, क्यों? तो तुम उसमें एक बात देखो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब समझो, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, यहां पे ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है यहां पर, ठीक है। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि ये पॉइंट इसके ऊपर स्किड नहीं करना चाहिए। भाई तुम लोग बहुत अच्छे से समझते होगे कि व्हील स्किड कब करता है और व्हील बिना स्किड किए कब चलता है। स्किडिंग आई होप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, स्पेशली बाइक स्कूटीज की मैं बात करूं। कई बार आप देखते हो कि जब आप बहुत तेज ब्रेक मारते हो तो स्कूटी स्किड कर जाती है। और जनरली अगर आप स्कूटी ड्राइव करते हो तो उस समय जो टायर का मोशन है, व्हील का मोशन है, दैट इज द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। लेकिन यही चीज अगर ये फिसल जाए तो वो क्या कहलाता है? स्किडिंग कहलाता है। तो मैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा हूं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ग्राउंड पे जो पॉइंट है और ये जो व्हील पे जो पॉइंट है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का सीधा सा मतलब है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब तुम देखो, इसकी वेलोसिटी तुमने लिखी हुई है और ग्राउंड के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एंड दिस इज कॉल्ड, यहां के लिए, इस पोजीशन के लिए हम कहेंगे कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, या टेक्निकल वर्ड्स बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि इन दोनों पॉइंट जो कांटेक्ट में पॉइंट्स इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसको कई बार एक वर्ड और यूज करते हैं, प्योर रोलिंग।
एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, प्योर रोलिंग। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन बेटा, पूरी बात नोट करिए। आर यू श्योर तुमने कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं पढ़ा था? अरे आयुष दादीज बेटा, ये सवाल मत पूछा करो कि टॉपिक की हेडिंग क्या होगी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, टॉपिक की हेडिंग क्या होगी है। हाँ हर्ष लोहिया बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हर्षित मैं बेटा बता दूंगा, हैव सम पेशेंस। ठीक है, जो तुमने मैसेज किया था मैंने देख लिया था, बट अभी बीच में तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, मैं तो उसे बता दूंगा, डोंट वरी बेटा। उसके बिना वैसे भी हर्षित हमारी ज़िंदगी कटेगी नहीं, तो बताना ही पड़ेगा। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये बात समझ आ गई? नहीं नहीं बेटा, देख लिया था, कोई नहीं। नहीं नहीं, मुझे बताना भी पड़ेगा बेटा, वो मुझे याद आ गया कि मैं पढ़ाते समय वो स्किप हो गया है मेरे से, डोंट वरी बेटा। अब मैं कुछ कर नहीं सकता लैग का। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो गया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का सीधा मतलब यही होता है जो मैंने तुमको बताया, हमेशा याद रखना। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का सीधा मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो बच्चों नोट कर लिया तुम लोगों ने इसको, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो दैट्स वेरी गुड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, हटा रहा हूँ इसको। देखिए, जो चीज़ मैंने, चलो अच्छा मैं हटा नहीं रहा हूँ इसको, साइड ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ और बताना भी है यहाँ पे। देखो जरा, जो चीज़ मैंने वेलोसिटी के लिए बनाया ना, मैं थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना देता हूँ बेटा। जो चीज़ मैंने वेलोसिटी के बनाया है, वेलोसिटी के लिए, वही चीज़ मैं एक्सेलरेशन के लिए भी बना रहा हूँ। और अगर मुझसे इन 4 पॉइंट्स का एक्सेलरेशन पूछा गया तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, तरीका वही होगा। ट्रांसलेशन की वजह से सबके पास ए आएगा, सबके पास ए आएगा। ठीक है, और रोटेशन की वजह से अल्फा आर, अल्फा आर, अल्फा आर और अल्फा आर। समझ आया बच्चे? क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से ए और रोटेशन की वजह से अल्फा आर, जैसा हम लोगों ने वहाँ पे वेलोसिटी के लिए किया था वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए। और नेट एक्सेलरेशन जानते हो यहाँ पे आएगा ए प्लस अल्फा आर, डायरेक्शन देख लेना, इधर आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा बेटा इधर ए माइनस अल्फा आर, और इधर आएगा, इधर सेम वैल्यू होगी। सेम तरीका है बेटा, समझ आ गया? और फिर से मैं कहूँगा, अगर यहाँ पर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और अपने को यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन निकालनी है, तो मैं कहूँगा जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा। ठीक है, और मैं लिखूँगा ए माइनस अल्फा आर, ए माइनस अल्फा आर शुड बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, पिछले वाले में v माइनस आर ओमेगा 0, इसमें a माइनस अल्फा आर 0। पहले नोट कर लो बच्चों इसको। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये ज़रूर बता देना। क्लियर होता है ये बात? पिछली बार की तरीके का ही बेटा ये कंसेप्ट है। जैसा पिछला कंसेप्ट था वैसा ही बिल्कुल ये हिस्सा है बच्चों।
काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई आप सभी लोगों को, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। बस कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग में ये ज़रूरी है कि ये दोनों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे बतानी है। आई होप ये नोट कर लिया हो बच्चों तुम लोगों ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बतानी है मेरे को। मैं वापस आता हूं यहाँ पे, देखो इस वाले हिस्से पे, मैं इस हिस्से पे वापस आ गया हूं। ठीक है, देखो मैंने वेलोसिटी के लिए भी लिख दिया, एक्सेलरेशन के लिए भी लिख दिया। ठीक है, मैंने ये बात वेलोसिटी के लिए भी लिखा, एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा। अगर दोनों ही चीजें एक साथ हों, वेलोसिटी भी हो और एक्सेलरेशन भी हो, तो हमेशा इस वाली इक्वेशन को हम प्रेफर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम प्रेफर करेंगे, v माइनस आर ओमेगा 0। कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग में हमेशा ये कंडीशन चाहिए होती है। अगर वेलोसिटीज नहीं है, केवल एक्सेलरेशन है, तब तो वो वाली इक्वेशन तुम लिख देना कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग के लिए। लेकिन जो मेन इक्वेशन होती है, अगर वेलोसिटीज हैं तो डेफिनेटली हम हमेशा इसी इक्वेशन को प्रेफर करेंगे कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग के लिए। क्लियर है बच्चे? मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन लिखो, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन वाली लिखो। अगर दोनों एक साथ है तो हमेशा वेलोसिटी वाली लिखोगे। मेन इक्वेशन वेलोसिटी वाली ही होती है। समझ आ गया बच्चे? कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग की मैं बात कर रहा हूं, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आयुष दादी चाहिए रिंग हो या डिस्क हो या स्फीयर हो, सब में ये काम करेगा। ये बेटा रिंग हो या डिस्क हो, कोई भी हो, ये सब में काम करेगा, सब में काम करेगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिंग के लिए अलग होता है, डिस्क के लिए अलग होता है। बच्चे सबके लिए यही इक्वेशन होगी कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ये। और यहां पे मैं देखो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूं तुम लोग को, छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूं और तुम उसे आंसर करना। क्वेश्चन क्या है कि ये एक प्लैंक है जो कि v डैश से मोशन कर रहा है। यहाँ पे एक डिस्क है, ये v से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, और कहता है कि ये डिस्क इस प्लैंक के ऊपर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। ये डिस्क इस प्लैंक के ऊपर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v डैश एंड ओमेगा। रेडियस डिस्क का r ले लो, डिस्क का रेडियस r ले लो, और हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है v डैश और ओमेगा के बीच में। अभिजीत चौरी, तुमने बिल्कुल सही लिखा है अभिजीत, और बहुत जल्दी लिखा है, इट इज अप्रिशिएबल। वी नीड अ रिलेशन बिटवीन v डैश एंड ओमेगा। सर दैट्स वेरी गुड, सब ने ऑलमोस्ट सही लिखा है। मुझे कम से कम 10 से 12 लोगों ने आंसर दे दिया एंड इट इज अप्रिशिएबल। ना बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सबने मुझे सही आंसर दिया है। तुम देखो ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इधर v होगी, इधर ओमेगा r होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v डैश। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, मतलब v डैश इज इक्वल टू v माइनस r ओमेगा। v डैश इज इक्वल टू v माइनस r ओमेगा। क्लियर है बच्चों? और अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने मुझे आंसर एक बार में सही लिखा है, मतलब कम से कम 15 से 20 लोगों ने मुझे आंसर दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? ओके, ये तो हो गया तुम्हारा कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं।
देखिए मैं यहाँ पे कम से कम 2 एक क्वेश्चन लूँगा, 2 क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। 3 इक्वेशंस, एक होगी F = ma न्यूटन सेकेंड लॉ, दूसरा होगा टॉर्क = I अल्फा और तीसरा होगा कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा इन 3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। बस बच्चों तुम लोगों को उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और तुम्हें ये देखना है कि ये इक्वेशन हम कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना, कोशिश थोड़ी ज़्यादा रखिएगा जिससे कि आप अच्छे से कर सके। ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर रहे हैं और थोड़ा समझना है अब आपको अच्छे से। बच्चों देखना जरा यहाँ पे, अगर मैं डिस्कशन करूँ तो क्वेश्चन जो है ये एक डिस्क है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्क है और डिस्क में क्या किया, ऐसे स्ट्रिंग को रैप कर दिया, ऐसे रस्सी लपेट दी ऐसे, ठीक है, और उसको एक सिरे को जा करके सीलिंग से बांध दिया है। तो मतलब ये जो डिस्क है इसमें रस्सी इस तरीके से रैप्ड है और एक सिरा, एक एंड जो रस्सी का है वो इस सीलिंग से बंधा हुआ है और इस डिस्क को यहाँ से रिलीज़ कर दिया। इस डिस्क को हमने क्या किया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया। तो जब रिलीज़ किया तो जानते हो इसका मोशन कैसे होगा, ये नीचे आएगा, वो ऐसे देखो अनवाइंड होता हुआ नीचे आएगा, ऐसे ऐसे अनवाइंड होता हुआ नीचे आएगा। मोशन क्लियर है डिस्क का तुम लोगों को? ये डिस्क नीचे आएगा लेकिन अनवाइंड होता हुआ आएगा ऐसे। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। सेंटर ऑफ द डिस्क का एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन बच्चों। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क के सेंटर का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। करिए बेटा सॉल्व जरा। अरे हरीश लोहिया, तुमने फटाफट कर दिया। तुमने किया हुआ है क्या सवाल ये, कि ये करवा दिया था सर ने? हर्ष लोहिया, सॉरी। इट इज़ एप्रिशिएबल। अभिजीत तुमने भी अच्छा किया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी निकाल लिया है तुमने, ये बहुत अच्छी बात है। आंसर इज बेटा 2g/3। बच्चों आंसर है 2g/3। आंसर है 2g/3। बेटा बाकी लोग आराम से सोचो, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही करूंगा वैसे भी। That's very good. तो मैं अभी भी हैरान हूँ कि हर्ष, अगर लास्ट क्लास में सर ने पुली वाले क्वेश्चन कराए थे तो उसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन नहीं आई थी क्या हर्ष? ओके चलो कोई नहीं।
अब देखो बच्चों, जिनसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वैसे काफ़ी लोगों ने आंसर मुझे दे दिया है, कम से कम 6-7 लोगों ने आंसर दिया मुझे, तो इट इज़ अप्रिशिएबल। आप क्वेश्चन देखो ज़रा, इसमें फोर्सेस के नाम पे एक mg लगेगा और यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, और उसके बाद देखो एक्सेलरेशन इधर होगा और ये अल्फा आएगा। अल्फा मतलब अभी तुम्हें मोशन बताया था ना, ये अनवाइंड होते हुए नीचे आएगा, ठीक है। पहले ये बताओ, ये समझ आ गया अल्फा मैंने कैसे बनाया, ए कैसे बनाया हुआ है, और इतना समझ आ गया, फिर ये कोई मुश्किल है नहीं सवाल। पहली इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, समझ गए। पहला है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, दूसरा है इसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन, इसके अबाउट टॉर्क। तो mg तो टॉर्क दे नहीं पाएगा बेटा, mg तो टॉर्क दे नहीं पाएगा, ठीक है। टॉर्क कौन देगा, टेंशन। तो ये आ जाएगा t बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, r इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और तीसरी कंडीशन होगी कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, उसको देख लो जरा। कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग में देखो, मैं यहां बना रहा हूं ये पॉइंट और जो रस्सी पे पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट ए नीचे, और बेटा अल्फा ऐसा है ना इसके पास आर अल्फा ऊपर। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझ से रहे हो ना मेरी बात, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट मतलब एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से ए नीचे और रोटेशन की वजह से आर अल्फा ऊपर। और जो रस्सी पे पॉइंट है ये वाला, ये वाला, ये बंधा हुआ है भाई, ये बंधा हुआ है, तो ये तो पॉइंट फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0, और इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, a माइनस आर अल्फा। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस वाले का एक्सेलरेशन a माइनस आर अल्फा और इसका क्या है, 0, तो मैंने बराबर कर दिया, एंड दैट इज कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, ठीक है बेटा। ये बेटा बच्चों सभी लोग आंसर निकालो जरा, आप सभी लोग आंसर निकालिए जरा यहाँ से, एवरीबडी जस्ट कैलकुलेट दिस आंसर। तो हर्ष लोहिया तुमने ये इक्वेशन कैसे लिखी, a माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0? बेटा बाकी लोगों से नोट कर लो, कुछ नहीं आया तो पूछ लेना। बेटा कुछ नहीं आया तो मुझसे पूछ जरूर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इस पार्ट में। अच्छा ओके, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग कैसे लिखा ये समझ आ गया तुम सभी लोगों को? दैट्स वेरी गुड। बेटा किसी को भी नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। 2g/3 है बेटा तनिष्क, आंसर इस बच्चा 2g/3। ठीक है, तो सबने निकाल लिया ये आंसर। अगला क्वेश्चन भी मैं ऐसा ही दे रहा हूं, लेकिन एक स्टेप थोड़ा अच्छा करूंगा। अब मैं वापस एक स्टेप उसको और अच्छा कर दूंगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन एक और देने वाला हूं, लेकिन उसको एक स्टेप अच्छा करूंगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। और जरा अगला क्वेश्चन देखो, मैं उसे एक स्टेप अच्छा कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन उसको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना होगा, बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, ये आइडियल पुली है। ये कैसी पुली है? आइडियल पुली है। और दोनों का मास सेम लिया है मैंने, है ना। और क्वेश्चन है कि ये जो डिस्क है ना, इसके डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क?
सॉल्यूशन वैसा ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। सेम क्वेश्चन तो नहीं दे सकते ना, ऑब्वियसली चेंज तो करना ही पड़ेगा। आप कोशिश करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ और इक्वेशंस ऑलमोस्ट वैसी ही बनेंगी बच्चों। ट्राई टू सॉल्व दिस वन बेटा, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक इक्वेशन बदलेगी बच्चे, जो तुम्हें देखनी है बस वही। मुझे 2 ही आंसर आए, दोनों अलग अलग दे रहे हो। बट आंसर मेरे को याद नहीं है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं सॉल्व करना शुरू करूँ फिर ये देखो ज़रा, अगर ऐसी बात है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। और भी कोई आंसर दे रहा है क्या बच्चों? इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? मुझे 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों अलग है। एवरीबडीज आंसर इज डिफरेंट। पहले ये बताओ, क्या इतनी बात समझ आई क्या मेरी? क्यों? ये जो मैंने फोर्सेस ए और अल्फा बनाया है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी लोग को? भाई मोशन तो अभी भी वही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और आएगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और आएगा। और इक्वेशन में अगर बनाना शुरू करूँ ना बच्चों, तो देखो इक्वेशन क्या है, मैं लिखूँगा पहले यहीं से, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। बेटा तुम देखो ना, ये mg लग रहा है, टेंशन ऊपर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये तो सबसे आसान इक्वेशन होती है।
दूसरी इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा। इसके अबाउट टॉर्क लिखें, इसके अबाउट एम जी तो टॉर्क देगा नहीं, टॉर्क कौन देगा, टेंशन। टी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये लिख सकता हूँ मैं। तीसरी इक्वेशन यहाँ के लिए मैं लिख दे रहा हूँ भाई, ये टेंशन टी है तो यहाँ भी टी लगेगा ना, तो क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, ये तीसरी इक्वेशन। और एक इक्वेशन और लिखनी है विच इज़ द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने लिख ली होगी पक्का, ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने लिख ली होगी। क्यों बच्चों, कितने लोगों ने ये इक्वेशंस लिख ली थी, ये बताओ मेरे को। इसमें गलत करने का जो स्कोप है ना, वो बस एक जगह ही था, वो है कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। वो देखो जरा और उसी को समझो। अब जरा मैं डायग्राम फिर से अलग बनाऊंगा एक, ये देखो, इसके लिए ए था और ये अल्फा, तो मेरे को इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे आर अल्फा है ना। और जरा अब तुम इस पॉइंट की बात, रस्सी पे जो पॉइंट है उसको देखो, इस पॉइंट को। अब रस्सी यहाँ से जुड़ी हुई है, पूरी रस्सी यहाँ से जुड़ी हुई है ना। तुम खुद देखो, अगर ये ब्लॉक ए से आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट क्या होगा, उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अरे भाई रस्सी है ना, अगर ये ए से एक्सेलरेट हुआ तो रस्सी का हर एक पॉइंट आगे ए से एक्सेलरेट होगा, तो ये ए से आगे एक्सेलरेट हुआ तो इसको नीचे जाना पड़ेगा ए के एक्सेलरेशन से। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि रस्सी का जो ये पॉइंट है ना, इसका एक्सेलरेशन ए है। क्या ये बात समझ आती है तुम लोगों को? मैंने बोला जो रस्सी का पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन ए है। अगर ये बात किसी को नहीं समझ आ रही तो मेरे से पूछ सकता है, मैं इस बात को वापस रिपीट कर दूंगा। और अगर ये बात समझ आ गई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ाया था, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लिखो जरा फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ए माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल ए। निकाल के देखो अब जरा। अब मुझको ये बता दो, किसी ने ये कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग वाली इक्वेशन सही लिखी थी क्या? प्रीत तुमने सही लिखी थी, ओके। हर्षित भी भाई कह रहा है, हर्ष भी कह रहा है। तो आंसर सबका अलग क्यों आ रहा है? जरा आंसर निकाल के दो मेरे को अब यहाँ से। बच्चों जरा मेरे को आंसर निकाल के दो यहाँ से अब जरा। यहाँ से जरा आंसर निकाल के दो बच्चों जरा मेरे को। मुझे अलग अलग आंसर मिले थे सबके, इसीलिए मैं ज़्यादा कंसर्न हुआ। आंसर बताओ मुझे अब जरा यहाँ से क्या होगा। अब सबने सेम निकाला है, वो निकाला है 3g/4। बच्चों जरा सभी लोग चेक करो। ये हिस्से थोड़े से अच्छे हैं बेटा, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ये बिना मेहनत के हिस्से आते नहीं है। दीज सेक्शंस आर बिट डिफिकल्ट वन, यू नो, वी आर स्टार्टिंग वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स, सो यू नीड टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड इन फैक्ट। भाई बाकी लोग भी आंसर दो, मुझे 5-6 लोगों ने भी आंसर निकाल के दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम सब लोग आंसर निकाल के दो मुझे। चलो भाई प्रीत, तुम्हारा यहाँ किसी ने दिया तो था 3g/4। सब लोग निकाल के दो भाई फटाफट सॉल्व करके। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूँगा, मतलब बता दूंगा, वापस रिपीट कर दूंगा वो हिस्सा।
ये इलस्ट्रेशन 15 पे आओ जरा शीट के, ये शायद तुम लोग कर चुके हो, क्यों देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो जरा, क्या तुम ये सॉल्व कर चुके हो ये हिस्सा? इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या तुम लोग सॉल्व कर चुके हो? चेक करके बताओ शीट का। अरे ये वाली शीट यार, रोटेशन की और कितनी शीट मिली है रोटेशन की? है एक बड़ी सी शीट जो मिली है वही, जो बहुत थिक सी शीट थी, बहुत सारे पेजेस थे जिसमें। सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करो भाई, क्या सभी ने किया है कि नहीं किया? मेरे को बताया गया कि भाई ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया, इसीलिए मैंने पूछा है जस्ट तुम लोगों से। अरे हाँ, मतलब वही मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक सवाल और करें, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, और जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ये बड़ा अच्छा है। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, देखो जरा एनर्जी कंजर्वेशन पे लेता हूँ मैं। तुम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली है ना? क्यों भाई, तुम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ ली है ना? क्यों? अरे पढ़ लिया भाई, कल पढ़ाया गया तुम लोगों को, कल मतलब सर ने पढ़ाया तुम्हें। एक बड़ा सीधा सा सवाल लेता हूँ, उसे आंसर करना तुम लोग। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए कभी भी अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो उसके लिए वैल्यू हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमसे काइनेटिक एनर्जी बोल दे तो तुम हाफ एम वी स्क्वायर लिख के निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का भी यूज आएगा, और यही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना जरा, ठीक है? ये एक रिंग है, मास एम रेडियस आर। मैं बेटा वैल्यूज वाले सवाल नहीं ले रहा हूं, जनरल ज्यादा ले रहा हूं। और ये यहां से यहां तक की हाइट है h। क्वेश्चन है कि जब ये रिंग यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, h बहुत बड़ा है r के कंपैरिजन में, ध्यान रखना। जब ये रिंग यहां से यहां पहुंच जाएगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? इसके पास जो वेलोसिटी होगी ना, इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी? और क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, दैट रिंग इज रोलिंग। रिंग क्या कर रहा है? रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। क्वेश्चन है कि जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई बच्चों? चलो कोशिश करो सॉल्व करने की, इसको कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। लीनियर सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है। √GH, शायद यही आंसर है वैसे, शायद, मुझे याद तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन शायद तुमने सही लिखा है।
दैट्स वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने निकाल दिया। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये v होगा और ये ओमेगा होगा, है ना। मैं इधर बना दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा सा। ये v होगा और ये ओमेगा होगा। और यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की अगर मैं कंडीशन लगाऊँ ना, तो v और ओमेगा r, तो क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा? मुझको ये बताओ, क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा? बताओ मुझे। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। भाई ये वाला पॉइंट तो मूव करेगा नहीं। ये देखो सेम चीज़ है, ये वाला पॉइंट जिसमें मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग ये आएगी। और दूसरी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखो, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आई की वैल्यू होगी mr², और तुम ओमेगा की वैल्यू v/r रख देना यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू क्या रख देना? v/r यहाँ पे रख देना। समझ गए बच्चे? निकाल के देख लो तुम यहाँ से। क्या यही किया है तुम लोगों ने? दैट्स वेरी गुड। कितना √GH है? ओके, काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया था। इसका मतलब तुम्हें ये एनर्जी कंजर्वेशन तो पता है। बेटा बच्चों, जिनसे नहीं निकला था वो भी देख लें इसको। एग्जैक्टली जिन बच्चों से ये नहीं निकला था वो भी इसे देख लें कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। एनर्जी कंजर्वेशन का मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसी तरीके का है, बट अच्छा सवाल है वो भी, और सब लोग सही से करना। तो ये कुछ पूछना तो नहीं इसमें, फाइनली मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो फिर। देखिए, ये एक रॉड है जो कि यहां पर हिंज्ड है। इस रॉड का मास m और लेंथ l ले लो। ये रॉड यहां पर हिंज्ड है। हिंज्ड समझते हो ना तुम लोग? आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट मीनिंग ऑफ हिंज और हिंज्ड। फिर कहता है कि ये रॉड ऐसे था, ऐसे, और रोटेट करके ये वर्टिकल हो गया। मतलब रोटेट करके ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। रोटेट करके ये रॉड ऐसे हो गई। और जब ये रॉड ऐसे हो गई ना, तो आपसे कहता है कि इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है क्या? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, ये आपसे सवाल पूछा है। आप क्वेश्चन नोट कर लो। लेट मी सॉल्व दिस वन। मुझे सॉल्व करने दो, मुझे कुछ बताना है यहाँ पे। बेटा आप, मैं बाकी दूसरा सवाल दे दूंगा, आप इसे फिलहाल नोट कर लो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन समझो बेटा जरा। मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए इतनी इंटरेस्टेड हूँ इसमें। देखिए, जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस पूरे रॉड के मोशन को या तो आप यहाँ हिंज से देखो, जहाँ पे हिंज किया गया है, या तो तुम सेंटर ऑफ मास से देखो। दो जगह से मोशन देखा जा सकता है, या तो तुम सेंटर ऑफ मास से देखो, या तो तुम हिंज से देखो। ठीक है, मैं हिंज से शुरुआत करता हूँ क्योंकि आसान है। अगर मैं ये मोशन हिंज से देखता हूं, अगर ये मोशन मैं हिंज से देखता हूं, तो मान लीजिए इस हिंज के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस हिंज के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब ध्यान देना बेटा, देखो इस पॉइंट के अबाउट इसके पास केवल एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि ये तो क्या हिंज है ना, इसके पास तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं। सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आएगा,
तो बेटा ये बताओ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बताओ, mg/L/2। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बेटा, mg/L/2। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से बॉडी केवल रोटेट कर सकती है, मतलब बॉडी के पास केवल और केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता है। मोशन हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, और ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता है। तो वैसे तो मुझे ये लिखना चाहिए 12mv² = 12I ω², क्योंकि इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो 12mv² क्या हो गया, 0। तो मैं लिखूंगा 12I की वैल्यू क्या होगी, mL²/3 ω², ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्या ये इक्वेशन समझ आती है, बस ये इतना बताओ तुम लोगों को। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन ऑल ऑफ यू? बच्चों क्या ये इक्वेशन तुम्हें समझ आ रही है? और नहीं समझ आ रही तो किस हिस्से में नहीं समझ आ रहा है वो पूछ लेना मेरे से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किस पार्ट में नहीं समझ आ रहा है ये पूछ लेना मेरे से, ठीक है? दैट्स वेरी गुड। ये तो हो गया, मैंने इस मोशन को कहाँ से ऑब्जर्व किया, जहाँ पे हिंज था, ठीक है? और ये मैंने लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब सेम मोशन में देखने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास जब ये आएगा तो ये ऐसे जाकर के यहाँ पहुँचेगा सेंटर ऑफ मास, और जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके पास वेलोसिटी v होगी, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, ठीक है? मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मोशन तुम यहाँ से देखो तो भी जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा जब तुम मोशन को तुम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हो। और यही मैं बस यहाँ पे बताना चाहता हूँ तुम्हें, चाहे तुम सेंटर ऑफ मास से मोशन का ऑब्जर्वेशन करो या हिंज से करो, आंसर तुमको सेम मिलेगा। बस यही बताने का मोटिव है मेरा यहाँ पे, ठीक है? और एक तो हम निकाल चुके हैं, दूसरा अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो तुम देखना इसमें मेहनत है। अभी ऐसा कोई तुरंत नहीं आ जाएगा, बट हाँ मेहनत है तो करनी पड़ेगी मेहनत भाई। देखो जरा, ओह सॉरी, थोड़ा सा इधर मुझे करना पड़ेगा। हाँ अब सही है, ये हमने कर लिया। देखो बच्चों ऐसा है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले v और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकालूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, बस तुम देखते रहना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक ये रॉड बना सकता हूँ मैं, ये v है और ये ओमेगा है ना? तुम इस पॉइंट की बात करो, ये पॉइंट जो है ना इसकी डिस्कशन करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इस पॉइंट की बात करते हैं। अगर वेलोसिटी इधर है तो इस पॉइंट के पास लीनियर वेलोसिटी इधर होगी, और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट के पास एंगुलर ओमेगा की वजह से क्या वेलोसिटी आएगी, मुझको ये बताओ। ओमेगा L/2 आएगी। पहले ये बताओ बेटा, ये ओमेगा L/2 क्लियर हो गया, क्यों आ रही है ओमेगा L/2? ठीक है, तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या हुई, ये हुई v माइनस ओमेगा L/2। ये हुई नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की हुई। और तुमको ये पता है कि ये पॉइंट हिंज्ड है, हिंज्ड। ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता। हिंज करने का मतलब होता है, हिंज पता है ना सबको, हिंज करने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं इसको जीरो लिख सकता हूं? क्या मैं इसको जीरो लिख सकता हूं? और यहां से तुमको रिलेशन मिल जाएगा v और ओमेगा के बीच में। यहां से तुमको रिलेशन मिल जाएगा v और ओमेगा के बीच में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब तो एक एनर्जी बैलेंस लिखूंगा मैं। एनर्जी बैलेंस देखो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। ये v सेंटर का वेलोसिटी है,
हाफ आई। अब क्योंकि मोशन हम सेंटर से देख रहे हैं तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हाफ आई। याद है तुम लोगों को ये ml²/12 रट्टा मारने को बोला था भाई। ml²/12 क्लास में आ चुका है पहले भी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये लिख सकता हूं मैं। अब तुम देखना, मुझे ये इक्वेशन बराबर करनी है तो मैं ओमेगा v को गायब करूंगा। v की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? v की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? हाँ, v की वैल्यू मैं लिखूंगा ओमेगा l/2 का होल स्क्वायर। क्यों? प्लस यहां से देखो हाफ तो बाहर ले लिया, ml²/12 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और देखना जरा, अभी देखना एक स्टेप देखना तुम जरा। ये आया mg l/2, ये ओमेगा²/2 करो बाहर, और ये देखो क्या आएगा ml²/12 प्लस ml²/4 ये आएगा। एक मिनट बेटा, हाँ ये आएगा यहां से, देखो जरा ये आएगा ml²/12 प्लस ml²/4 ही आएगा। और पहले हमने क्या निकाला था? ये निकाला था। तुम बस एक काम करो, mgl/2 यहाँ पे mgl/2, ओमेगा²/2 यहाँ पर भी ओमेगा²/2, जरा इन दोनों को जोड़ के देखो, यही मिलेगा। जरा इनको जोड़ के देखो, यही आना चाहिए बच्चे, करके देखो जरा। हरीश लोहिया जो लिखा है सही है बेटा। जरा सब लोग चेक करो जोड़ के, वही आता है कि नहीं आता है। भाई रिप्लाई करो, समझ आ गया ये? और क्या किया है ये देख लो। तो तुम्हें यहां से क्या सीखने को मिलता है बस ये रियलाइज कर लो कि ऐसा सवाल आया है तो वो तुम हिंज से करो या सेंटर ऑफ मास से करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। दोनों से रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। दोनों से रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे? सेम मिलेगा। बस ये सिखाना था मेरे को। बहुत अच्छे से नोट कर लो इसको, समझ गए बेटा? बहुत अच्छे से नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई। तो वर्क डन के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। वैसे शीट में सवाल बड़े अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, सही बताऊं तो। अभी तक ज़्यादा होमवर्क दिया नहीं गया तुम लोगों को, लेकिन अब होमवर्क देने लायक हो गए हो तुम लोग। आज वैसे मैं तुमको ऑनेस्टली बोलूं बेटा, आज क्लास इतनी रखते हैं, कोई नहीं,
बस एक बात जो मैं बोलूँ उसको ध्यान देना तुम जरा। एक तो ये जो आज मैंने क्लास में पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना। आज मैंने ज़्यादा वैसे सही बताऊँ तो पढ़ाया ही नहीं है तुम्हें, बट जितना पढ़ाया वो अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं ये उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये सब आता है, पता होना चाहिए, और उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। पिछला आगे ज़रूर यूज़ होगा। तो मेहनत वाली बात यही होती है कि जो तुमने पहले पढ़ लिया वो तुम्हें आना चाहिए, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके आना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ रिलेटिवली अच्छे होंगे। लिखो जरा जरा बच्चों, मार्क करो जरा। इलिस्ट्रेशन नंबर 14, illustration number 14, illustration number 16, illustration number 16। बेटा इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में आ जाओ, इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में, इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, question number 4, 5, 6, six, 12, 13, 12, 13 इसी में 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। इतने करके आ जाना। मैंने होमवर्क बहुत कम दिया है तुम लोगों को, बट इतने करके ज़रूर आना। उसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे हैं काफ़ी। और देखिए बच्चों, वो जो हिस्सा है ना जो मैंने बोला है पढ़ के आना, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगली क्लास में मैं तुम लोग को फ्रिक्शन का रोल बताऊंगा। फ्रिक्शन का रोल क्या होता है रोटेशन में, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनते। तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के ज़रूर आइएगा। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम लोग।